ट्रस्ट और पैनिक। दुनिया में कुछ ही इंस्टीट्यूट ऐसे रहे हैं जिन्होंने बैंकों से ज्यादा ताकत हासिल की है। बैंकों की स्टोरी शुरू हुई थी यहाँ से, जब बैंक्स पैदा हुए थे बेबीलोन, इजिप्ट और ग्रीस में सदियों पहले। ये दुनिया के पहले देश थे जिन्होंने ट्रेडर्स को उधार देने की शुरुआत की और वहां से शुरुआत हुई मॉडर्न फाइनेंस की जर्नी की। हमारी पुरानी सिविलाइजेशन को लेके आज की मॉडर्न दुनिया तक इन बैंक्स ने कितने ही आइडियाज को सराहा है। इसके अंदर कितने ही छोटे आइडियाज एक एक बड़ी अंपायर बने हैं और उस जर्नी से हम आते हैं आज पर। अब चैट जीटीपी जैसे ऐप एक मजेदार इंट्रो तो बना सकते हैं, लेकिन एडिटिंग आपको खुद करनी पड़ती है। उसमें मेहनत भी लगती है और जाने कितनी गलतियां हो जाती है। पर ठीक है, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचो कि बैंकों के पास सबसे जरूरी चीज क्या है, दोस्तों वो पैसा नहीं है, वो है हमारा ट्रस्ट। और 2023 में अब ऐसा लग रहा है कि वो ट्रस्ट अब डाउनवर्ड ग्राफ में आ गया है। हम सब जानते हैं कि बैंकों के पास सबसे ज्यादा पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जो उनकी सबसे जरूरी चीज है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि वो है ट्रस्ट। और अब सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और क्रेडिट स्विस बैंक, इन सब के स्टॉक 90% से ज्यादा डाउन ही नहीं है। अब इनके पूरे ऑपरेशंस और सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठ रहा है। अब हम सब ये तो जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इन बैंक्स को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा पिलर था हमारी इस बैंकिंग इंडस्ट्री का, वो आपका और मेरा ट्रस्ट, वो पहली बार उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। और इस वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊंगा क्रेडिट स्विस के थ्रू कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने उसको रेस्क्यू तो कर लिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे कितना बड़ा आएगा, क्योंकि उसके रेस्क्यू प्लान से उसको सिर्फ अभी समय ही मिला है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। क्रेडिट स्विस इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं है, उसके पास हमारे डिपॉजिट्स नहीं हैं। फिर हमको इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमको ये फर्क पड़ता है दोस्तों, उसका सबसे एक वजह है कि इसके 20,000 करोड़ के एसेट्स इंडिया के अंदर है। और नंबर 2, ये दुनिया के उन 30 बैंकों के अंदर है जिनको टाइटल मिला हुआ है GSIB का। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अगर इसकी हम थियोरेटिकल डेफिनेशन में जाएं तो अ बैंक दैट इज डीम्ड टू बी ऑफ सच इंपॉर्टेंस that its failure can lead to a wider financial crisis and threaten global economy। और शॉर्टकट में बोलें तो too big to fail। अगर ये बैंक फेल होता है तो इसका मेजर इम्पैक्ट यूरोप पे आएगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे तो आएगा ही आएगा। अभी यूएस ट्रेजरी ने बोला कि वो रिव्यू कर रहे हैं कि कौन कौन से बैंक का कितना एक्सपोजर क्रेडिट स्विस के अंदर है, और अगर रिजल्ट देखें तो ऑलमोस्ट सभी का है। मैंने अपनी पीछे रील्स में क्रेडिट स्विस के क्रेडिट डिफॉल्ट स्पाइक के बारे में काफी डिटेल में बताया था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एक इंश्योरेंस की तरह होते हैं और बैंक्स के लिए। जितना बैंक के फेलियर का रिस्क बढ़ता है, उतना ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का प्राइस बढ़ता है। इस सब को समझने से पहले हम थोड़ा सा सिलिकॉन वैली बैंक को क्रेडिट स्विस बैंक से कंपेयर करते हैं। दिसंबर 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक में टोटल एसेट्स $212 मिलियन के थे। क्रेडिट स्विस बैंक में $912 बिलियन के एसेट्स थे 2020 तक। और 2020 से जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये एसेट्स कम होते चले गए। उसकी वजह आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कैश है तो ही ऐश है, बाकी सब फ्लैश है। और कैश फ्लो ही है दोस्तों जो कंपनी की बताती है कि वो कितना पैसा बना रही है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स या डिपॉजिटर्स होते हैं, वो ऐसे किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट या बैंक के साथ काम नहीं करना चाहते जो जितना कैश बना रही है उससे ज्यादा पैसा लूज कर रही है। अगर आप पिछले 9 साल की बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, 2012 से 2021 तक सारे प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ने के बाद उन्होंने नेट $5.7 बिलियन की प्रॉफिट जनरेट की, लेकिन 2022 के अंदर सिर्फ उनका लॉस रहा $7.9 बिलियन का। तो एक ही साल के अंदर उन्होंने पिछले 9 साल की कमाई का सारा प्रॉफिट और उससे भी ज्यादा अमाउंट लॉस कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज कैसे हो सकती है? और इसीलिए उसका एसेट साइज 912 बिलियन से 574 बिलियन आ गया दिसंबर 2022 तक। और आज कुछ ही महीनों में ये साइज और भी कम हो गया होगा। और आज उनका टोटल डिपॉजिट और एसेट साइज देखा जाए तो वो $1.7 ट्रिलियन का है, जो 8 गुना ज्यादा है सिलिकॉन वैली बैंक से। तो देखा जाए तो उनका फेल होना तो अलाउड ही नहीं है।
लेकिन स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइस कुछ और ही बात बोल रहा है। और उसकी एक और वजह है, वो है सऊदी नेशनल बैंक, जो उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसने अभी पब्लिकली स्टेटमेंट दी कि वो क्रेडिट स्विस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि वो बैंक डूबने से डर गए हैं, उसकी वजह है कि उनका जो टोटल स्टेक है बैंक के अंदर वो 9.88% है, और अगर वो 10% तक चला जाता है तो उन्हें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो वो नहीं चाहते। और उनके अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस जो है वो एक फ्री फॉल के अंदर चला गया। लेकिन फिर स्विस सेंट्रल बैंक ने एक्शन लिया और उसने इन्फ्यूज की $54 बिलियन की कैपिटल इमीडिएटली क्रेडिट स्विस के अंदर। और उसी के साथ यूएस ने भी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को $30 बिलियन की कैपिटल इन्फ्यूजन करी। ये इन्फ्यूजन और बैंकों के साथ मिलके आई, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी किसी को क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ये क्राइसिस जो है एक ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है। क्योंकि ये सब इतना जल्दी हो रहा है अगर हम देखें, लेकिन क्रेडिट स्विस का फेलियर होने की वजह यूएस बैंक के फेलियर होने से एकदम अलग है। थोड़ा समझते हैं। 2009 में क्रेडिट स्विस को $36 मिलियन की पेनल्टी लगी यूएस ट्रेड सैंक्शंस के रूल्स ब्रेक करने के। 2014 में $2.6 बिलियन की पेनल्टी लगी टैक्स इन्वेजन चार्जेस यूएस के अंदर। 2021 में क्रेडिट स्विस को 2 कंपनियों के अंदर लॉस लगा, एक में $5.5 बिलियन का और एक में $10 बिलियन का। उसके अंदर $300 मिलियन का लॉस क्लाइंट्स का भी था। यूएस क्रेडिट स्विस के गड़बड़ करने की लिस्ट और लंबी है, और जब अब एक के बाद एक बैंक कोलैप्स हो रहे हैं तो ये सारी बातें हाईलाइट हो रही है। साथ में लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से भरोसा कम ही होता जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा चिंता वाली वजह है वो दोस्तों ये है कि यूएस ने जब कोविड 2020 हिट करा उसके बाद रेट्स क्रैश करे। रेट्स क्रैश होने के बाद इन्फ्लेशन स्पाइक हुई, और इस सब के पीछे एक बहुत ही सिंपल और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात भी है। जब फेडरल रिजर्व ने 2020 में रेट गिराए कोविड के बाद, तब इन्फ्लेशन स्पाइक होना स्टार्ट हुई। उसके साथ गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया और ऑलमोस्ट फ्री में पैसा देना स्टार्ट कर दिया सब बैंकों को। उसका इम्पैक्ट क्या आया, उससे दुनिया के जितने भी एसेट क्लासेस थे सबके प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए, और लोगों ने जो मर्जी मिलता था एसेट उसको खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि उनका नजरिया था कि अब प्राइस एक ही तरफ चलेगा। फिर उसको रोकने के लिए फेडरल रिजर्व ने 2022 में रेट बढ़ाना फिर स्टार्ट किए। उससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और अब हमको समझ में आ रहा है कि कैसे पूरा बैंकिंग सिस्टम इस सब से कनेक्टेड है। क्योंकि होता क्या है, जब यूएस अपने रेट्स बढ़ाता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के रेट्स बढ़ते हैं, और वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट एसेट बन जाते हैं। पूरी दुनिया उसको नोटिस करना स्टार्ट कर देती है। आप समझो जैसे हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हमारे बैंक के अंदर, ये सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाती, ये पूरी दुनिया के लिए और पूरी हर कंट्री के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इनफैक्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बन जाती है विद हाईएस्ट रिटर्न। अगर हम एग्जांपल ले तो मान लो रशिया जैसी कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, तो वो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाती दुनिया के लिए। उसकी वजह है क्योंकि उसके सेंट्रल बैंक को लोग ट्रस्ट नहीं करते। जैसे आप लो कैश फ्लो और हाई पीई के अदानी ग्रुप स्टॉक्स को ट्रस्ट नहीं करोगे जस्ट बिकॉज लोग उसको खरीद रहे हैं और उस पर अपर सर्किट लगता जा रहा है, करोगे। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टेबिलिटी और ट्रस्ट किसी भी एसेट क्लास के अंदर। जैसे यूएस वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, दुनिया में किसी को भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो वो यूएस डॉलर को यूज करता है, स्पेशली ऑयल को खरीदने या बेचने के लिए। तो जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दुनिया के और देशों के पास और कोई चॉइस नहीं होती इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा, क्योंकि उसी तरीके से वो दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये एक ऑप्शन नहीं रह जाता, ये एक जरूरत बन जाता है। जैसे जब यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो वो एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है, वो दुनिया की सारी करेंसियां अपनी तरफ खींच रहा है और दुनिया के सारे इन्वेस्टर और कंट्री उसके बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई रिटर्न्स के लिए। और फिर और देश भी इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे वो उन इन्वेस्टर्स को रोक के रखे जो उनकी कंट्री में इन्वेस्टेड हैं, जिससे उनको बेटर रिटर्न मिले और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करके वापस यूएस ना लेके जाए। और हमारे जो अंकल पावल है, अब उनका जो काम है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो गया है।
एक तरफ उनको इन्फ्लेशन लेके आनी है 2% पे, जो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ही बढ़ेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तो ये बैंक्स जो कोलैप्स हो रहे हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या चूज करना चाहिए? क्योंकि अगर इस स्पीड से इंटरेस्ट रेट गिराए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं तो वापस इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई के ऊपर आ जाएगी। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एसेट्स भागने लग जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर देश पे इतना ज्यादा आएगा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा आगे समय में। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट कि 21 मार्च को 25 बेसिस पॉइंट होगा, तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम के अंदर अनरियलाइज्ड लॉस और भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कुछ बैंक्स और मुश्किल में आ जाए और फिर मनी प्रिंट करनी पड़ेगी इन्हीं बैंक्स को बेल आउट करने के लिए। अब सवाल आता है कि आप और हम अपना पैसा कहां रखें जहां वो सेफ रहे। अभी रिसेंटली शार्क टैंक के मिस्टर वंडरफुल ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी कंपनी के सारे पोर्टफोलियो सीईओस को बोला है कि किसी भी बैंक के अंदर 20% से ज्यादा डिपॉजिट्स मत रखो। तो इसको भी डाइवर्सिफाई करो। आप भी ये स्ट्रेटेजी लगाओ, मैं भी यही कर रहा हूं। 5 बैंकों में अकाउंट खोल के उसको 20% से अपनी फंड्स को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। ऑल्दो ये मैटर अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन इससे हम ये सीख ले सकते हैं अगर आगे चल के कभी भी इंडिया में किसी भी बैंक में कोलैप्स आता है तो हम उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सके। मैं ये नहीं मानता कि बैंक्स फेल होंगे। बैंक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट दोबारा वापस जरूर आएगी, नई पॉलिसीज भी निकलेंगे, नए रूल्स भी निकलेंगे, लेकिन हमको अपने आप को कितना सेफ लेके चलना है ये हमारे हाथ में है पहले। उसके बाद ही हम गवर्नमेंट पे रिलाई करें तो ही हमारी समझदारी नजर आएगी। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। और क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ल्ड क्राइसिस और मार्केट क्रैशेस और रेगुलर ही होंगे। पहले हम एक डेकेड की पॉलिसी साइकिल लेके चलते थे, अब हम 3 साल की साइकिल लेके चलेंगे। और मैं अपने आप को जितना सेव कर सकूं उतना करके चलूंगा और यही सलाह मैं आपको भी दूंगा। आप भी सतर्क रहें और अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करके चलें। गुड बाय, जय हिंद।